नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अपनी जनता को सुरक्षा मुहैया कराना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है कानून व्यवस्था। लेकिन बिहार की बात करें तो जिस तरीके से आए दिन वहां पर हत्याओं या अपराधों की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान तो खड़े हो ही रहे हैं। साथ ही वहां की महागठबंधन सरकार को भी लेकर अब वो भी सवालों के घेरे में है कि एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो यही कि इस तरह का बढ़ता अपराध क्या ये दिखाता है कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौटता नजर आ रहा है। यही रहेगा आज के हमारी चर्चा का विषय। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड। कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू। भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित किया विकास। अमित शाह ने ग्वालियर में प्रदेश कार्यकारिणी को किया संबोधित। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने किया जोरदार पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा किया है जवानों का अपमान। राहुल गांधी को दिखाया आईना। कहा, बालाकोट और उरी पर सबूत मांगने वाली कांग्रेस से और क्या की जा सकती है उम्मीद। आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी मदद। राज्य आपदा राहत निधि में 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बिहार में ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में रेस्टोरेंट में घुसकर की गई गोलीबारी। बेगूसराय में सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या। बेटे की हत्या का गवाह भी था मृतक। भाजपा ने नीतीश सरकार को घेरा। प्याज की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर किया 5 लाख मीट्रिक टन। सोमवार से एनसीसीएफ 25 रुपए प्रति किलो के खुदरा मूल्य की दर से करेगा प्याज की बिक्री। तेईस अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरेगा भारत का चंद्रयान 3। इसरो ने लैंडिंग के समय की दी जानकारी। वहीं मंजिल पर नहीं पहुंच पाया रूस का लूना 25। अंतरिक्ष यान मिशन हुआ असफल। वाराणसी में संपन्न हुआ Y20 शिखर सम्मेलन। युवा 20 घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से किया गया स्वीकार। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधियों ने बैठक में लिया हिस्सा। और खेल खबर में स्पेन ने जीता महिला फीफा विश्व कप का खिताब। खिताबी मुकाबले में स्पेनिश टीम ने इंग्लैंड को 1-0 से दी मात। स्पेन की टीम ने पहली बार हासिल किया महिला फीफा विश्व कप। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे गृह मंत्री और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड गृह मंत्री ने जारी किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जहां मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, तो वहीं भाजपा सरकार ने इस राज्य में सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया है और आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो सोच है, जो संकल्पना है, वो जमीन पर साकार हो रही है। मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में आयोजित गरीब कल्याण महाअभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक बीमारू राज्य को पिछले 20 सालों में विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास किया है। अमित शाह ने कहा कि हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का काम किया गया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड तक, विंध्य से लेकर मालवा तक और भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक खुशहाली पहुंचाने का काम किया है। हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। अमित शाह ने कांग्रेस से 50 साल का हिसाब मांगते हुए कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि हिम्मत है तो कांग्रेस बताए कि उसने मध्य प्रदेश के साथ कितना न्याय किया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा खड़ी की है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां जनता के सामने अपने कार्यों का लेखा जोखा पेश किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने 15 महीने में गरीब कल्याण योजनाओं को बंद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि एमपी का काफिला क्यों लूटा। 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि उनके नेतृत्व में ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले टुकड़ों में योजनाएं बनती थीं, अब एक साथ विकास होता है। पहले 25,000 शौचालय बनते थे, अब हर घर में शौचालय है। हर गरीब घर में गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट खंडवा में बन रहा है। बाद में अमित शाह ने भाजपा राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक कर पार्टी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। लद्दाख के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब एक बार फिर भाजपा के निशाने पर हैं और कारण है चीन पर दिए गए राहुल के बयान, जिसे लेकर भाजपा ने भी जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि चीन को जमीन देने वाली कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। चीन के साथ राहुल के संबंधों को हर कोई जानता है। लद्दाख के दौरे पे गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अब ये उनकी आदत हो गई है कि वो जहां भी जाते हैं देश को सिर्फ बदनाम करते हैं और चीन के हाथों प्रोपेगेंडा की मशीन बन जाते हैं। उन्होंने राहुल के बयान को गलवान में संघर्ष करने वाले जवानों का अपमान बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बालाकोट और उरी में हुए हमलों का सबूत मांगने वाली पार्टी कांग्रेस से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कितना हिम्मत दिखाई गलवान में हमारे बहादुर जवानों ने कि चीन को पीछे हटना पड़ा। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? तो ना आप होमवर्क करते हैं, विदेश नीति आप कितना समझते हैं, इस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन वहां जाकर के भारत को बदनाम क्यों करते हैं और चीन के हाथ में आप एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्यों बनते हैं? भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी राहुल के बयान पर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को उसके पुराने नारे हिंदी चीनी भाई भाई की याद दिलाते हुए कहा कि देश जानता है कि उसके कार्यकाल में कितने बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा किया था। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चीन के साथ उनके संबंधों को हर कोई जानता है। राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करने में लगे हैं। केवल देश के अंदर नहीं कहते हैं, विदेश में भी जाके भारत के बारे में अनर्गल कहते हैं। दूसरी ओर उनकी चाइना के साथ क्या संपर्क है इस देश की लोगों को मालूम है। चाइना की वकालत करने वाले लोग भारत में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में झांके।
वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी के लद्दाख में दिए गए बयान का समर्थन किया है। ये जो वॉट अबाउटरी का जो पूरा एक रोग से ग्रस्त हो गई है ना बीजेपी, उसको इस रोग से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे धीरे धीरे बहुत ही दुख होता जा रहा है कि हमारे पूर्व मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, वो जब भी जुबान खोलते राहुल गांधी पे अटैक करते हैं। राहुल गांधी जी लेह लद्दाख गए हैं, वो कोई विदेश के दौरे पर नहीं है। दरअसल लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि यहां की स्थिति बहुत संवेदनशील बनी हुई है। राहुल ने यह भी कहा कि लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है, इससे यहां के लोग खुश नहीं हैं। अब राहुल के बयान को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है और इसे देश को बदनाम करने वाला बयान बता रही है। केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर पार्टी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहां वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार देखेंगे बिहार में फिर लौटता जंगल राज। ब्रेक के बाद होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद बात बिहार की। बिहार जहां अपराध बढ़ रहा है और यह तस्वीर खबरों से स्पष्ट हो रही है, जहां एक के बाद एक आपराधिक वारदातें सुर्खियां बटोर रही हैं, जिससे राज्य में हड़कंप मच रहा है। मुजफ्फरपुर में रेस्टोरेंट में घुसकर गोलीबारी की गई। बेगूसराय में सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेटे की हत्या का गवाह भी था मृतक। और इन घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार को घेरा है। खुलेआम सरकारी दफ्तर में घुसकर रंगदारी की ये तस्वीरें हैं जहानाबाद में फरीदपुर जिले के कंसुआ पंचायत भवन की, जहां सरकारी कर्मचारी अमीन बाल मुकुंद कुमार को पिस्तौल दिखाकर अपराधियों ने धमकी देते हुए मारपीट की। ये दिखाता है कि राज्य में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। खुलेआम गुंडागर्दी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक संकेत दे रही हैं। थानेदार, पत्रकार, टीचर और ठेकेदार बीते एक हफ्ते के दौरान ही 4 मामले स्थिति की गंभीरता को बयां करने के लिए काफी हैं। यहां तक कि न्याय के लिए लड़ने वाले गवाह और पैरवीकर्ता की जान भी सुरक्षित नहीं है। ताजा घटनाओं में मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना सामने आई है। वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब लोग खाना खा रहे थे। फायरिंग होते ही वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपते नजर आए। वहीं बिहार के बेगूसराय में रविवार तड़के एक सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर ही शिक्षक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साल 2021 में शिक्षक के बेटे की हत्या की गई थी और शिक्षक अपने बेटे के हत्याकांड में गवाह था।
आए दिन बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर चुप्पी साधे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को ये मानने से ही इनकार करते हुए कहा था कि आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में अपराध कम हो गया है। वहीं बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा हमलावर है। बिहार सरकार बौखलाहट में है, कोई काम नहीं की है, हत्या हो रहा है, उसको संभाल नहीं रहे हैं। नीतीश बाबू, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, संभालिए, खौफ का राज है। क्योंकि जिनके साथ आपने सरकार बनाई है उनके बड़े बड़े लोगों का, रसूखदार लोगों का आशीर्वाद है बालू माफिया के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, इसलिए होता है। ये गुंडा माफिया राज जो स्थापित कर दिए हैं, बालू माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया, साला ये सरकार में बैठा लोग संरक्षित कर रहा है। आज गोपालगंज में 2 मंत्री बैठा हुआ था। क्यों दोनों मंत्री अल्पसंख्यक समाज का पत्रकार की हत्या के बाद क्यों नहीं गया? क्यों आईबी में बैठा रह गया? हालांकि जेडीयू इस मुद्दे पर पुलिस कार्रवाई की बात कर सरकार का बचाव करती नजर आ रही है। अररिया में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई ना, 24 घंटा भी नहीं लगा ना पत्रकार के मामले में। लेकिन राज्य में जनता में बढ़ते अपराध को लेकर रोष है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को ही बिहार में अररिया के रानीगंज में 35 वर्षीय पत्रकार विमल कुमार की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जो अपने भाई के मर्डर केस में इकलौता गवाह था। पुलिस प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन एक के बाद एक ये घटनाएं दिखा रही हैं कि बिहार में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से बिहार में जनता इस बिगड़ती कानून व्यवस्था से त्रस्त नजर आ रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे और ये आंकड़े 9 अगस्त 2022 से 20 अप्रैल 2023, 9 अगस्त यानी जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनी राजद जदयू की, तब से लेकर 20 अप्रैल तक के ये कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। लेकिन ये कुछ आंकड़े तस्वीर जरूर बयां करते हैं कि किस तरीके से, चाहे हम हत्याओं के मामले बात करें जिसमें संदिग्ध मामले भी शामिल हैं, या फिर उनसे हटकर बलात्कार, अपहरण, हत्या के प्रयास, लूटपाट, गोलीबारी, चोरी, हमला, रंगदारी, ये आंकड़े इस तस्वीर को आपके सामने रख रहे हैं। इन आंकड़ों को जाहिर है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये आंकड़े तो बहुत से अन्य राज्यों से भी सामने आते हैं, तो इसमें बिहार को ही लेकर इतना शोर क्यों हो रहा है। तो आगे आपको बताएंगे, इसके आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार इनमें से बहुत से ऐसे मामले हैं अपराधों के जिनमें देश में नंबर 1 या नंबर 2 इस स्तर पर खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बिहार अपनी जगह बना रहा है अपराधों के क्षेत्र में। कुछ घटनाएं जो बड़ी घटनाएं हैं, हालांकि घटनाएं बहुत सारी हैं, हमने 4800 से ज्यादा की घटनाएं तो आपके सामने रखी। कुछ घटनाओं की बात करें तो मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में अंधाधुंध गोलियां चली, आपने दृश्य देखे, अभी हम दिखा रहे थे कि लोग इनसे बचने के लिए टेबल के नीचे छिपते नजर आए। बेगूसराय में टीचर की हत्या कर दी गई, ये तो खबरों में आए दिन हमने पढ़ी ही है। फिरौती के मामले की बात करें, समस्तीपुर में एसएचओ की गोली मारकर हत्या की गई। पूर्वी चंपारण की ओर से भी खबर सामने, केसरिया निबंधन कार्यालय के सहायक की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं सारण की भी खबर की, जहां पे मुखिया के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरा में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को गोली मार दी गई। यही नहीं, कैमूर में आभूषण कारीगर को गोली मार दी गई, उसका सारा सामान लूट लिया गया। जमुई में ही किराना दुकानदार का अपहरण कर दिया गया। जाहिर है कि लूटपाट का मामला, यहां पर भी फिरौती का मामला। छपरा जिले की बात करें तो भाजपा नेता मनोज ठाकुर की हत्या कर दी गई। ये कुछ एक घटनाएं जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जो पिछले कुछ महीनों में ही सामने आई हैं, जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। लेकिन क्राइम के आंकड़े जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, उनके लिहाज से देखें तो जमीन विवाद के झगड़े अगर देश में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा कहीं है तो नंबर 1 है बिहार। वहीं अगर पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर हमले की बात करें तो यहां भी नंबर 1 है बिहार। हत्या के प्रयास की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बाद बिहार दूसरे स्थान पर आता है देश में। फिरौती, महिलाओं के अपहरण की ही बात करें तो 6500 से ज्यादा मामले हमें बिहार में ही देखने को मिलते हैं। एटीएम से जुड़ी जितने धोखाधड़ी के मामले देश में आए हैं, उनमें दूसरे स्थान पर है बिहार। 2021 में क्या आंकड़ा आपके सामने कि अगर भीड़, हिंसा, लूटपाट की बात हो तो यहां भी पहले स्थान पर है बिहार। तो ये कुछ अपराधों के आंकड़े जो हमने आपके सामने रखे, जो ये दिखाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था
चरमराती नजर आ रही है। क्या एक बार फिर जंगल राज वापस लौट रहा है? करेंगे इस पर चर्चा और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो आपके सामने रखना चाहेंगे। हमारा आज का विशेष जो कह रहा है कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में नीतीश सरकार, यह है हमारा आज का विशेष, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार विपक्ष के लिए भी हमलावर है और सवालों के घेरे में है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। धनंजय गिरी जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत हमला कर रही है जदयू पर, बिहार की सरकार पर, लेकिन अभी 17 अगस्त ही वो तारीख है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कहा कि ये क्यों इतना शोर मच रहा है, जो अपराध के आंकड़े हैं वो तो राज्य में घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर भाजपा इतनी हमलावर क्यों? देखिए, एक कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन जब कोतवाल का ही कत्ल सरेआम हो जाए, दिन दहाड़े कोतवाल का भी कत्ल हो जाए, तो दहशत में क्यों नहीं जनता आए? जनता डरी हुई है। बिहार में बजबजाती व्यवस्था के खिलाफ बुलंद होती आवाज भी दफन की जा रही है। पत्रकार मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, गवाह मारे जा रहे हैं, सरेआम रोड पर चलते लोग मारे जा रहे हैं, नौकरी मांगने वाले नौजवान मारे जा रहे हैं। पूरा बिहार आज आक्रोश में है, हर कोई बोल रहा है। महागिरोही हुकूमत जो है दांत निपोड़ रही है और मौतों पे मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे हैं, तो आम जन थर थर कांप रहा है। अपराधियों का नारा है, सारा का सारा बिहार हमारा है। अपराध के आगोश में उबल रहा बिहार है। बिहार में बिहार को सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज बिहार की स्थिति यह है, बदहाल बेरंग बेनूर बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अपराधी दिन दहाड़े मार दे रहे हैं, घर से निकाल के मार दे रहे हैं। और जब समझिए कि पुलिस अफसर को मार दे रहे हैं, बिहार में अपराध की लेवल की बात अलग है। अपराधियों के हौसले की बात करिए आप, उनके हौसले इस कदर से बुलंद है चूंकि बिहार पुलिस जो है पूरी तरह से लालू और बालू और बोतल के चक्कर में पड़ी हुई है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सरकार में सरकार बनते ही कानून मंत्री फरार हो गया, जहां अपराधी 79 से 80% के लगभग मंत्रिमंडल में आपराधिक प्रवृत्ति के हिस्ट्री सीटर लोग मंत्री हैं, वहां पर कैसे होगा? सरकार जैसे ही बनी कानून मंत्री फरार हो गया, तो कैसे कानून का राज स्थापित होगा? और नीतीश कुमार जी पूरे जीवन उनके राजनीतिक सफर में वो लालू यादव को और उनके शासनकाल को जंगल राज ही कहते रहे, और वो जंगल राज कैसे मंगल राज हो जाए? चलिए मैं जदयू के पास जाना चाहूंगी, बैठ कर बिहार को कर पाएंगे। जी, हमारे साथ अनुप्रिया जी भी जुड़ी हुई हैं, जदयू की प्रवक्ता हैं आप। अनुप्रिया जी, ये जो हमने अभी आंकड़े दिखाए, तमाम आंकड़े दिखाए, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। ये ऐसा क्यों है कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय भी है, राज्य का कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, उनके पास समाधान यात्रा का वक्त है, उनके पास INDIA का संयोजक बनने के लिए तमाम रणनीति तैयार करने का वक्त है, उनके पास हर तरह के काम करने का वक्त है, लेकिन कानून व्यवस्था को सही करने का वक्त नहीं है उनके पास? ऐसा क्यों है कि बिहार में इतने मामले सामने आ रहे हैं एक के बाद एक? ममता जी, बहुत धन्यवाद कि आपने एनसीआरबी रिपोर्ट की बात की, और आपने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा कि एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, जहां पे अगर बिहार सबसे आगे है, जिसको हम मानते भी हैं, उसमें पारिवारिक जो घटना हुई है या कह सकते हैं जमीन विवाद में, आप जो अगर प्रथम नंबर पे हत्या में अगर कोई राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। जहां लूट की बात हो रही है वहां पे सबसे प्रथम कौन है? मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। इसका मतलब बिहार को लेकर एक मिनट ममता जी, मैं अपनी बातों को पूरा कर लूं, उसके बाद आप मुझे बोलिएगा। मैं जो घटना हुई है मैं उसकी निंदा करती हूं और मैं मानती भी हूं कि आपराधिक घटना हुई है, लेकिन साथ ही साथ कितनी घटनाओं की आप निंदा करेंगी? आपके बहुत धन्यवाद कि आज मीडिया के नजर में बिहार है और बिहार में हुई घटनाओं का जिक्र हो रहा है। मुझे लगता है कि मीडिया को उतनी संजीदगी भी दिखानी चाहिए। जो पत्रकार साथी की हत्या हुई है, 24 घंटे के अंदर में हमने उन अपराधियों को पकड़ा है। और ये जो मामला है, मैं फिर बता दूं, यह मामला 2 व्यक्तियों के बीच में जो गवाह की हत्या के रूप में हुई है, और जो शिक्षक की हत्या की बात हो रही है वो घर के पारिवारिक जमीन विवाद का मामला है। लेकिन फिर भी इन मामलों पे भी हमारी कार्रवाई होती है और हम किसी भी अपराधी को बचाते नहीं है और ना किसी को फंसाते हैं।
पूर्णतः हम कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको पत्रकारिता के कारण उनकी हत्या हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पत्रकार साथी की हत्या हुई बहुत दुखद है, लेकिन उनकी हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो पत्रकार थे, उनकी हत्या इसलिए हुई है क्योंकि वह एक केस के मामले में गवाह थे। और मैं फिर कहती हूँ वो दुखद है, हमारी सरकार ने, इसी को कहते हैं सुशासन की सरकार, जहां हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। और आंकड़े के हिसाब से मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर, मैंने आपको फिर बताया कि मैं किसी भी राज्य से तुलना नहीं कर रही हूं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भाग भी नहीं रहे। और जो भाजपा के लोग हायतौबा मचा के रखे हैं, जिनकी प्रथम मैं कहूं कि देश ने जो अभी वर्तमान में दो ऐसी घटनाएं देखी हैं, मणिपुर जहां डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 154 लोगों की हत्या हो गई मणिपुर में, 154 लोगों के परिवारों ने अपने लोगों को खोया, 2 महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ। इस तरह का जो दृश्य है इतिहास में कभी हमने नहीं देखा, लेकिन वहां पे भाजपा के प्रवक्ता नेताओं को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अनुप्रिया जी, आपने अपनी बात रखी, आपने कहा कि किस तरीके से ये मामले, आपने उनको जमीन विवाद या पारिवारिक विवाद से जोड़ा। 2 मामलों की आपने बात की, गवाहों, क्योंकि ये 2 मामले महत्वपूर्ण है कि ये गवाह थे मर्डर केस में, उनको ही मार दिया गया। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहूंगी, जहां पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर की आरटीआई से इस बात का खुलासा किया गया कि बिहार पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई, कोर्ट में यह बात सामने आई है कि कई घटनाओं में पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी कर देती है। अपराधियों की कुर्की और जब्ती का नियम, कुर्की और जब्ती को लेकर बिहार में पुलिस सक्रिय नहीं है। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं जिनको मैं आपके सामने रख सकती हूं, लेकिन यहां पर मेरा सवाल आपसे यह है कि पुलिस और प्रशासन पर जो हमले किए जाते हैं, मैंने वो भी आंकड़ा सामने रखा, उसमें भी बिहार नंबर 1 है देश में। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या वहां की सरकार इन बातों को भी गंभीरता से नहीं लेगी, या फिर आप ये कहना चाहते हो कि अगर अन्य राज्यों के अंदर ये हो रहा है तो बिहार में भी हो रहा है? बिहार पे चर्चा। ममता जी, मैं आपसे ही कहती हूँ कि क्या आपने किसी भी राज्य की, मुझे बता दीजिए कि किसी राज्य में 24 घंटे के अंदर अपराधियों को सलाखों के पीछे रखा गया है? एक मामले में ये खबर आई है, एक मामले में, उसी एक मामले को लेकर आप मैं बता रही हूँ मंत्री, आपके मंत्री कह रहे हैं कि देखिए हम कितने सक्रिय हैं। की हत्या हुई है, मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा है, आरटीआई से खुलासा हुआ है। और मैं भी आखिरी कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि मैं अपने प्रदेश को उत्तर प्रदेश से तुलना नहीं कर रही हूँ, जहां पे पुलिस की कस्टडी में हत्या हो जाती है, जहां पे सरेआम गवाह की हत्या हो जाती है और गवाह के अपराधी को पकड़ने में समय लग जाता है। यहाँ तो 24 घंटे हमने पकड़ा है। मैं अपनी जिम्मेदारी से मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटती हूँ, लेकिन अगर आप आंकड़े की बात करें तो आंकड़े की बात वह भी कीजिए जो एनसीआरबी और जिसको केंद्र के शासन के द्वारा रिपोर्ट लाई जाती है। जब भी ऐसी कोई खबर किसी भी राज्य से आती है तो हम उसको चर्चा में उठाते हैं, हम उसके ऊपर घटना पे पूरी खबर भी दिखाते हैं, पूरा एक वॉइस ओवर भी उसमें चलता है हमारे चैनल पर। लेकिन यहां पर चूंकि बिहार की बात हो रही है, जहां पिछले 1 हफ्ते में ही 4 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो जनता के हृदय में डर पैदा करती हैं। खैर, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, रामकृपाल जी आपसे लेना चाहूंगी सवाल का जवाब कि जिस तरीके से जब भी कोई खबर सुर्खी बटोरती है तो जाहिर है कि जनता उसको ध्यान से देखती है, उससे जनता पर भी असर पड़ता है। क्या बिहार में ये चल रही खबरें क्या एक अपवाद मानी जा सकती हैं, या फिर जैसे अनुप्रिया जी कह रही हैं कि अन्य राज्यों में भी, उन्होंने भाजपा शासित प्रदेशों की बात की, कि अन्य राज्यों में भी खबरें हो रही हैं, बिहार पे चर्चा क्यों? देखिए ममता जी, अभी जेडीयू के प्रवक्ता जी ने एक वाक्य कहा कि विमल कुमार को इसलिए मारा गया कि वो एक मामले में गवाह था। देखिए, वो एक मामले में गवाह नहीं था, वो अपने सगे भाई की हत्या का चश्मदीद गवाह था जी। सत्ता में रहिए, वो ऐसे ही कोई अपराध नहीं था, ऐसे ही किसी केस में गवाह नहीं था, अपने सगे बड़े भाई की हत्या का चश्मदीद गवाह था। और बाकी सारे गवाह अपराधियों के डर से सब होस्टाइल हो चुके थे। वो लड़का अकेला था, चाहे वो पत्रकार रहा हो, जो भी हो, और वो अपने भाई के इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ रहा था। उसको असुरक्षा थी
और प्रशासन को मालूम था कि इस मामले में सारे गवाह हॉस्टाइल हो चुके हैं, केवल यही एक लड़का बचा है, उसका छोटा भाई। उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जी, घूमता रहा डीएम के यहाँ, उसको लाइसेंस नहीं मिला। और एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता था कि मुझे मेरी जान को खतरा है, और एक दिन उसके दरवाजे पर आकर के गुंडे हत्यारे गोली मारते थे। आंकड़े गिनाते समय सत्ता से मेरा यही निवेदन है कि बात हत्या की नहीं होती है। देखिए, इस हत्या के बाद 20,000 का चेक लेकर के सरकार की ओर से कोई अधिकारी जाता है और उसके पत्नी उस चेक को फेंक देती है। मैं तो यह मानता हूं कि यह कृत्य ही उस विमल की दोबारा हत्या करने जैसा है। हम जब भी कोई बात करें तो पहले किसी घटना की, उसकी संवेदना, उसकी पीड़ा में आप सत्ता में हैं, आपको तो उसकी पीड़ा में सहभागी होना चाहिए, बाकी आंकड़े बाद में दिए जाएंगे। जो इंसान धरती पर आता है एक दिन मरता ही है। ये कह नहीं सकते वो फलाना स्टेट में इतना हुआ, ढकाना स्टेट में इतना हुआ। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं, जैसे आपने कहा कि वो एक गवाह था एक मामले में, नहीं कहना चाहिए था, वो अपने सगे भाई का की हत्या का गवाह था। ये कोई आम मामला जैसा नहीं है। तो मैं यही कहता हूं कि देखिए, रघुवीर सहाय ने बहुत पहले एक बात लिखा था कि व्यवस्था की विकृतियों से समझौता किए बिना कोई बहुत दिनों तक सत्ता की कुर्सी पर बैठ नहीं सकता। आज नीतीश कुमार को भी देख करके मुझे यही लग रहा है कि आप सारे वो समझौते कर ले रहे हैं। संपूर्ण क्रांति बना रहा है, भावी इतिहास हमारा है, सन 74 से 77 तक आप जेपी के साथ रह करके लड़ाई लड़े, और आज आकर के आपके प्रवक्ता ये बात करते हैं कि हम बाकी स्टेट जैसे ही हैं, वहां भी क्राइम है, यहाँ भी क्राइम, किसी में हम बढ़ रहे हैं, किसी में घट रहे हैं। जी, आपने जंगल राज का विरोध करके एक नैतिकता की बात की थी। आज कम से कम देखिए, अपराध होते हैं, अपराध के समय जो मुखिया है उसके लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी भाषा और सत्ता का चरित्र दिखाई देना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं। आप हत्यारों के साथ, मैं आऊंगी आपको अनुप्रिया जी से। धनंजय जी कुछ बोलना चाहते हैं। धनंजय जी, देखिए, ऐसा है ना कि उत्तर प्रदेश से बाहर तुलना कर रही थी, उत्तर प्रदेश से कह रही थी तुलना नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते। बिहार के 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, 7 लाख करोड़ का इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की। एक सांप्रदायिक दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी का डाटा है, 51 दंगे हुए हैं बिहार में, 51 टाइम्स। नीतीश कुमार के गृह जिले में नीतीश कुमार नहीं जा पाए, वहां हनुमान जयंती नहीं बन पाई। नीतीश लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है बिहार सरकार। बेशर्म सरकार और बेशर्म सरकार के लोग हत्यारों का पक्ष ले रहे हैं कि वो एक मामले में गवाह था इसलिए मारा गया, यानी कि बिहार में गवाह को रहने का कोई हक नहीं है। अपराधियों का नारा है कि सारा का सारा बिहार हमारा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा है, रेस्टोरेंट में घुस करके गोली मार दे रहे हैं। और सरकार मौतों पे मुख्यमंत्री अगर मुस्कुराए, वहां के प्रदेश की जनता को कौन बचाए। और जैसा कि हमारे भाई साहब कह रहे थे, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार जी, कि 20,000 रुपए का चेक लेकर के गए तो दोबारा मार दिया। बिहार पूछ रहा है कि और कितने विमल, कितने अनुप्रिया जी के पास जाना चाहूंगी। धनंजय जी, मैं कब इस जाति व्यवस्था से बिहार को बचाएगी, कब यहाँ के नौजवान। धनंजय जी, मैं अनुप्रिया जी के पास जाना चाहूंगी, आखिरी सवाल लेकर। जी, अनुप्रिया जी, धनंजय जी को मुझे लगता है कि थोड़े से अपने ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। 20,000 की जी ममता जी, अनुप्रिया जी, उस बात को हम छोड़ते हैं, क्योंकि आपसे मैं जवाब जरूर यहाँ लेना चाहूंगी, क्योंकि जैसे पप्पू यादव कहते हैं कि भाई सरकार वहां डीजीपी को खुलकर काम नहीं करने दे रही, ये एक आरोप है, लेकिन ऐसे तमाम आरोप हैं जो सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से इस पत्रकार की हत्या हुई है, उसी से अगर आप देखें तो उसके भाई की जब हत्या हुई वहां पर सरकार फेल, उसके बाद तमाम गवाहों का मुकरना, वहां सरकार फेल, उसके बाद इन्होंने अपनी सुरक्षा की लेकर आशंका जताई, पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे पाई, वो गवाह थे, पुलिस पर जिम्मेदारी थी, वहां पर भी फेल, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये एक मामला है, लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं बिहार में। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि जंगल राज की ओर नहीं लौट रहा बिहार? ममता जी, मैं फिर कह रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। मैंने कहा
कि वह एक केस में गवाह थे। वो मुझे भी मालूम है, अपने भाई के केस में गवाह थे। शायद वरिष्ठ पत्रकार हमारे वो सुन नहीं पाई मेरी बातों को। मैंने कहा कि कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको यूपी में पत्रकारिता करने के कारण उनकी हत्या हुई और एफआईआर भी नहीं हुआ, वहां पे किसी भी तरह की उनकी न्यायिक जांच नहीं हो पाई, उनके बारे में कोई सूद देने वाला नहीं है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चाहे वो पत्रकार हो या आम व्यक्ति हो। एक मिनट धनंजय जी, उनको बोलने दीजिए। धनंजय जी धनंजय जी, आपने अपनी बात बोल दी। अनुप्रिया जी ने बताया, मैं रोक रही हूँ उन्हें। अनुप्रिया जी एक मिनट। धनंजय जी आपने दर्द को और मत छोड़िए। धनंजय जी आपसे अनुरोध करती हूँ, आप उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आप उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। अनुप्रिया जी, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप बिहार की बात करिए कि आज आपके पास मौका है ये कहने का। धनंजय जी एक मिनट। चीख के अपनी बातों को मनवाना, चीख तो रहा है धनंजय जी एक मिनट। धनंजय जी उन्हें बात पूरी करने दीजिए। चलिए, आपका कहना है कि आपकी सरकार ने कार्यवाही की है। धनंजय जी, रामकृपाल जी और अनुप्रिया जी, मेरे पास वक्त कम है, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन जनता से जरूर कहना चाहूंगी जो आज की इस चर्चा के बाद निकलकर सामने आया। अनुप्रिया जी ने ये बात स्पष्ट की है कि हमारी सरकार ने कार्यवाही की है, एक मामले की बात की है उन्होंने। वहीं नीतीश कुमार का यह कहना कि अपराध तो कम हुआ है हमारे राज्य में, कोई समस्या ही नहीं है कानून व्यवस्था की, जरूर सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब शायद जनता के ही पास है। फिलहाल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे चंद्रयान चांद से चंद कदम दूर, दिखाएंगे एक खबर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद बात चंद्रयान मिशन की। भारत का मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरेगा। इसकी घोषणा इसरो ने कर दी है। इसरो ने लैंडिंग के समय की सटीक जानकारी दे दी है। भारत के मून मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, विशेषकर तब क्योंकि रूस का लूना 25 मिशन विफल हो गया है, इसलिए अब सबकी नजरें लगी है भारत के चंद्रयान 3 पर। स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में भारत एक और कीर्तिमान बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। भारत का ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल रविवार को डीबूस्टिंग से गुजरते हुए चंद्रमा के और करीब आ गया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 आगामी 23 अगस्त 2023 को लगभग शाम 6 बजे चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है।
आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर अब खुद ही आगे की यात्रा कर रहा है और ये चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। From this orbit, at about 30 kilometer point, we will be starting our descent phase. The lander will be traversing through this trajectory, descent trajectory, and it will be reaching the landing point about 15 minutes later. So this entire plan is worked out, and it is very crucial to follow the exact trajectory for this descent, because the margins of the errors are quite low on this kind of descents. दुनिया भर की निगाहें अब भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर टिकी हुई हैं। भारतीय मिशन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि रूस का लूना 25 मून मिशन फेल हो गया है। जानकारी के मुताबिक रूस के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। रूस ने 47 साल के बाद मून मिशन लॉन्च किया था, जिसे तय समय के अनुसार 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरना था। हालांकि रूसी एजेंसी रोस्कोसमोस के अनुसार लूना 25 स्टेशन चंद्रमा से टकरा गया, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया। गौरतलब है कि रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 को लॉन्च किया था। इससे पहले रूस ने 1976 में लूना 24 लॉन्च किया था। बहरहाल 23 अगस्त का दिन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिवस साबित होने वाला है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से न सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भारत की तकनीक का दबदबा बढ़ेगा, बल्कि बाकी दुनिया को भी भारत के रूप में एक नया विकल्प मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि रविवार को आफत के पहाड़ से दबे हुए हिमाचल प्रदेश का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दर्द जाना। जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों से उनका हालचाल जाना। नड्डा ने साफ किया कि केंद्र सरकार प्रदेश की हर संभव मदद करेगी। हिमाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। जेपी नड्डा ने राजधानी शिमला सहित कई अन्य प्रभावित इलाकों में आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। नड्डा और अनुराग ठाकुर ने शिमला में समर हिल शिव मंदिर के पास हुए भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया। वहीं जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से उन्होंने प्रदेश की जनता को ये आश्वासन दिया है। जो नियमों के तहत मिल सकेगा वो भी देंगे और मानवीय कारणों से भी हिमाचल को जो आवश्यक होगा वो दिया जाएगा। ये मैंने हिमाचल की जनता को सुखविंदर सिंह जी के माध्यम से आश्वासन दिलाया है और हमने कहा है कि आप इसकी चिंता न करें। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि राज्य को केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाई जा सके। नहीं, राष्ट्रीय आपदा से महत्व इसलिए है कि उसके कई सुविधाएं मिल जाती है, तो अगर वो डिक्लेयर करते तो बहुत अच्छी बात होती प्रदेश के लिए। मैं आज उनसे मिला भी, उनको मैंने बताया भी, उनसे मेरी चर्चा भी हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि राजधानी शिमला में भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने आशंका जताई कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। One rescue operation is still continuing, that is in the Shiv Mandir. 17 bodies have been discovered and 2 bodies of a family of 7 or a group of 7 are still to be recovered. So generally the feeling is that there are 3 more bodies. I was just having a word with the district authorities. They are expecting that they will be able to reach to these 3 bodies in another 2 or 3 days. वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को पीड़ित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के वास्ते अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपए जारी करने की रविवार को मंजूरी दी।
केंद्र सरकार ने पहले ही 10 और 17 जुलाई को 2 किश्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360 करोड़ 80 लाख रुपए की अग्रिम राशि मंजूर की थी। इस मानसून में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिले बारिश, बाढ़ और भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से प्रभावित हुए। आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले एक सप्ताह में भूस्खलन की 25 घटनाएं और बादल फटने की 1 घटना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट में यहां वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका दौरा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू हो रहा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा अन्य आमंत्रित देशों के विश्व नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथी विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहानिसबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा, उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय
मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहान्सबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रमुख बाजारों में प्याज की आपूर्ति करने के अलावा सोमवार से सरकार बफर स्टॉक से प्याज खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराएगी। आने वाले दिनों में अन्य संस्थाओं और ई कॉमर्स मंचों को शामिल करके प्याज की खुदरा बिक्री को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। वहीं एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 3 लाख मीट्रिक टन की प्रारंभिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वर्ष प्याज की बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस संबंध में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी एनसीसीएफ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के निपटान के साथ साथ अतिरिक्त खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को 1-1 लाख टन की खरीद करने का निर्देश दिया है। और फिलहाल यहां वक्त एक और ब्रेक का, देखते रहें न्यूज़ नाइट। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 17 से 20 अगस्त तक आयोजित Y20 शिखर बैठक 2023 संपन्न हो गई। इसमें Y20 घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। G20 समूह की भारत की अध्यक्षता की रूपरेखा के तहत युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा इस शिखर बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान Y20 घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए पहचान किए गए 5 विषयों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने व्यापक विचार विमर्श किया। इन विषयों पर सर्वसम्मति बनने के बाद Y20 घोषणा पत्र पर G20 देशों के शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए और इसे स्वीकार कर लिया गया। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधियों ने इस शिखर बैठक में भाग लिया। और अब खबर खेल जगत से। स्पेन ने महिला फुटबॉल विश्व कप अपने नाम कर लिया है। स्पेन की टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 1-0 से हरा दिया और ये पहली बार है जब स्पेन ने महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने में कामयाबी हासिल की। महिला फुटबॉल में दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिल गया है। रविवार को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर विश्व कप जीता। दोनों ही टीमों के पास पहली बार विश्व कप जीतने का मौका था। पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंची स्पेन ने मैच में आक्रामक शुरुआत की। सेमीफाइनल में टीम के लिए विजयी गोल दागने वाली स्पेन की कप्तान ओल्गा कैरामोना ने विश्व कप में लगातार दूसरे मैच में गोल किया।
कैरामोना ने 29वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ तक स्कोर लाइन स्पेन के पक्ष में 1-0 रही। इसके बाद दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों की ओर से एक दूसरे के गोल पोस्ट पर हमले किए गए। स्पेन को अपनी बढ़त को दोगुना करने का बेहतरीन अवसर पेनल्टी किक के रूप में मिला था, लेकिन स्पेन की जेनिफर इस मौके को नहीं भुना सकी। 13 मिनट के अतिरिक्त समय में भी कोई गोल देखने को नहीं मिला और स्पेन की टीम ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप अपने नाम कर लिया। स्पेन की टीम तीसरी बार विश्व कप में हिस्सा ले रही थी और पहली बार ही विश्व कप फाइनल में पहुंची थी। जर्मनी के बाद स्पेन पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। स्पेन की पुरुष टीम ने 2010 में विश्व कप जीता था। स्पेन महिला विश्व कप जीतने वाली 5वीं टीम बनी है। इससे पहले अमेरिका ने 4 बार, जर्मनी ने 2 बार और जापान और नॉर्वे ने 1-1 बार विश्व कप जीता था। स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए लगभग 75,000 दर्शक पहुंचे थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो महिला फुटबॉल को मिला नया विश्व चैंपियन स्पेन। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप देखिए ये खबरें तेज रफ्तार में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कांग्रेस ने नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी की है, जिसमें कुल 39 लोगों को शामिल किया गया है। वहीं इस लिस्ट में 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट को भी जगह दी गई है। रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में उन्हें याद किया गया और नमन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास एक यात्री बस गंगोत्री की ओर जाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। दुर्घटना में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 27 घायलों को खाई से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रेस्क्यू कार्य में पुलिस, SDRF, NDRF और QRT और जिला प्रशासन की टीम मौके पर जुटी है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर आज ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह शहर फ्रेमेंटल पहुंच रही है। INS वागीर भारतीय नौसेना की 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे इसी साल जनवरी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS वागीर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इकाइयों के साथ 22-24 अगस्त तक विभिन्न अभ्यासों में भाग लेगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 30 दिनों की पैरोल खत्म हो गई है। इसके बाद राम रहीम को हरियाणा की रोहतक पुलिस रविवार को यूपी के बागपत से भारी सुरक्षा बल के साथ वापस सुनारिया जेल ले गई। वंदे भारत एक्सप्रेस अब नए रंग में पटरी पर उतर चुकी है। सफेद नीले रंग वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब नारंगी भूरे रंग वाली नई वंदे भारत पटरियों पर सरपट चलने को तैयार है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 8 कोच वाली नई ट्रेन को ICF से पार्डी रेलवे फ्लाईओवर तक ट्रैक पर चलाया और परीक्षण किया। ये ट्रेन ICF उत्पादन लाइन में 33वीं वंदे भारत ट्रेन है। आज से केरल में ओणम पर्व की शुरुआत हो गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को मलयालम कैलेंडर के मुताबिक ओणम का पर्व चिंगम माह में मनाया जाता है। आज से केरल वासी पौराणिक राजा महाबली के प्रतीकात्मक स्वागत के लिए ओणम मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उत्सव की शुरुआत अथपुक्कलम या फूलों की सजावट से होती है। अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों में आई कमी के मद्देनजर बाबा बर्फानी की यात्रा 23 अगस्त से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि तीर्थयात्रियों के प्रवाह में काफी कमी आई है और सीमा सड़क संगठन द्वारा संवेदनशील हिस्सों पर यात्रा के रास्ते की तत्काल मरम्मत की जा रही है।